बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आज पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर 19 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के लेक्चर नंबर 6 में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक इज न्यूक्लियर रिएक्टर। जी तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिफाइन करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर को, प्रिंसिपल समझेंगे, कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे, देन हम न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग को डिस्कस करेंगे। वर्किंग डायग्राम आपके सामने है जिसे मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस देखें तो मल्टीपल टाइम ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। और ना सिर्फ ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें से एग्जामिनर लाजमी तौर पर एमसीक्यू पिक करता है या कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन देता है। तो इसकी जब हम कंस्ट्रक्शन स्पेशली डिस्कस करेंगे तो कंस्ट्रक्शंस के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें लाजमी तौर पर किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में लाजमी पूछा होता है एज एमसीक्यू एंड एज शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट लेते हैं आज का लेक्चर। वो तमाम स्टूडेंट्स जो ये लेक्चर देख रहे हैं लेकिन उन्होंने पहले प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के ऊपर वीडियो मौजूद है वो देखें, उसके बाद फिशन चेन रिएक्शन को समझें, देन आपके लिए ये टॉपिक आसान होगा। तो इजीली आप जो है वो ये टॉपिक समझ सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर भी पहले एक वीडियो मौजूद है जिसमें हमने यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 की स्टोरी को डिस्कस किया कि यूरेनियम 235 जो है वो हमारे पास फिसाइल मटेरियल है, फिशनेबल है, और इसके अंदर फिशन क्रिएट करने के लिए हमें एक स्लो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है जो जाके इस न्यूक्लियस में ऐड होता है, इसे कंपाउंड न्यूक्लियस में कन्वर्ट करता है, इसे ज्यादा अनस्टेबल करता है। एज अ रिजल्ट ये क्या करता है, न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है दो लाइट न्यूक्लियई ऑफ रफली इक्वल साइज एंड विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर इस रिएक्शन को अगर हम कंट्रोल्ड मैकेनिज्म से चला लें तो स्टूडेंट्स हम बहुत ज्यादा एनर्जी ले सकते हैं और उस एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जी तो स्टूडेंट्स, डिफाइन करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। तो एक ऐसी डिवाइस स्टूडेंट्स जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन किससे? फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हमें न्यूक्लियर रिएक्शन के रिजल्ट में मिलेगी। और न्यूक्लियर एनर्जी हम कैसे लेंगे? बाय परफॉर्मिंग कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जी तो यहां बात हुई कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें वन न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल न्यूट्रॉन कैरी करे फर्दर फिशन, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जी तो नेक्स्ट ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मैंने लिखा है यूरेनियम 235 के अंदर। न्यूक्लियर रिएक्टर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक पीडब्ल्यूआर रिएक्टर है जो ज्यादा कॉमनली यूज होता है, उसी की हम बात कर रहे हैं। उसमें ज्यादातर जो है वो यूरेनियम 235 को यूज किया जाता है। इसी तरह एक फास्ट रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 238 का इस्तेमाल किया जाता है। और हमने ये भी पढ़ा कि यूरेनियम 238 को डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, बल्कि उसे हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? प्लूटोनियम के अंदर, और देन हम प्लूटोनियम को यूज करते हैं। तो यूरेनियम 238 फिशनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? उसके अंदर फिशन चेन रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता। उसकी क्या रीजन है? तो स्टूडेंट्स, उसके लिए फास्ट न्यूट्रॉन की जरूरत होती है, और नेचुरली तौर पर हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो हमें इतना ज्यादा फास्ट न्यूट्रॉन प्रोवाइड करे जितना यूरेनियम 238 की रिक्वायरमेंट है। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम प्रिंसिपल को समझेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रिंसिपल क्या है। डेफिनेशन क्या थी कि ऐसी डिवाइस जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की बात करेंगे फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो प्रिंसिपल भी इसका यही है कि जिसमें हम चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड मैकेनिज्म से परफॉर्म करते हैं, कंडीशंस सेट करते हैं जिसमें जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड मैकेनिज्म से परफॉर्म किया जाएगा। सो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कंस्ट्रक्शन पे हम बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स वो है कोर। अब कोर ऑफ रिएक्टर क्या होती है स्टूडेंट्स? दिस इज द पार्ट इन विच फ्यूल इज केप्ट इन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स। सिलेंड्रिकल ट्यूब्स के अंदर फ्यूल को भरा जाता है, ऐड किया जाता है, वो अभी मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। अब फ्यूल इसमें क्या है स्टूडेंट्स? फ्यूल इसमें यूरेनियम 235 है। जी तो यूरेनियम 235 हम ट्यूब्स के अंदर फिल कर देंगे, और वो ट्यूब्स हम कोर के अंदर, कोर हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये जो ब्लू टैंक शेप आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास क्या है? कोर है स्टूडेंट्स। तो इस कोर के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? सिलेंड्रिकल ट्यूब्स मौजूद होंगी। ये रेड वाली ट्यूब्स आपको नजर आ रही होंगी। इन ट्यूब्स के अंदर स्टूडेंट्स यहां पे यूरेनियम को फिल किया जाता है। इन ट्यूब्स के अंदर यूरेनियम को फिल किया जाता है। तो ये जो ब्लैक आपको डॉट नजर आ रहे हैं ये आप फ्यूल समझ लें। तो ये फ्यूल एलिमेंट यहां मैंने मेंशन कर रखा है।
तो उसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें जो यूरेनियम के अंदर हम फ्यूल यूज कर रहे हैं वो फ्यूल हमारे पास है, सॉरी कोर के अंदर जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास है यूरेनियम 235। अब यूरेनियम 235 की स्टोरी बताई हुई कि ये 0.7% नेचुरली अकरिंग जो इसकी अमाउंट है, जो इसकी अबंडेंस है, नेचुरली तौर पर इसकी अमाउंट हमें कितना मिलती है स्टूडेंट्स, वो मिलती है 0.7%, बहुत कम है। तो इसकी इनरिचमेंट की जाती है स्टूडेंट्स। इनरिचमेंट क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास यूरेनियम 238 में से यूरेनियम 235 को सेपरेट करके उसकी अमाउंट, उसकी परसेंटेज इंक्रीज की जाती है, और इसकी परसेंटेज स्टूडेंट्स इंक्रीज करके 2.4% से लेकर तकरीबन 3% तक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज की जाती है। आल्दो एटम बम के अंदर जिसका मैकेनिज्म अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है उसके अंदर ये परसेंटेज कुछ और होती है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इसकी जो परसेंटेज है वो 2.4% टू 3% हम टिपिकली यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जो प्राइमरी न्यूक्लियर रिएक्टर है। जी तो स्टूडेंट्स कोर हमारे पास ये वाला पोर्शन है जिसके अंदर सिलेंड्रिकल ट्यूब्स मौजूद हैं। इन ट्यूब्स के अंदर हमारे पास फ्यूल है, और फ्यूल क्या है, यूरेनियम। कोई भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास रेडियो एक्टिव सैंपल जिसके अंदर फिशन चेन रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है, कैरी कर सकता है, वो हम फिल करते हैं, और वो नॉर्मली यूरेनियम 235 है। इसकी नेचुरली तौर पर जो अबंडेंस है वो 0.7% है, हम इंक्रीज करते हैं 2.4% से तकरीबन 3% तक हम इसे लेके जाते हैं और हम फिल करते हैं इन ट्यूब्स के अंदर। और स्टूडेंट्स एक दफा इन ट्यूब्स के अंदर ये फिल कर दिया जाए तो ये कई मंथ तक काम करता रहता है, कई मंथ तक ये आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता रहेगा, तो अराउंड 6 मंथ 7 मंथ। तो ये यहां पे फिर हम क्या करते हैं कि कुछ मंथ के बाद इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो निकाल के दोबारा न्यू फ्रेश जो हमारे पास होगा फ्यूल वो फिल करेंगे। तो वो लेटर ऑन हम डिस्कस करते हैं कि वो जो हम इसमें से वेस्ट निकालेंगे वो हम उसको किस तरह जो है डिकम्पोज करेंगे, तो उसकी डिस्पोजल किस तरह से होगी। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है मॉडरेटर। अब मॉडरेटर क्या है स्टूडेंट्स, मॉडरेटर में यहां पे हम यूज करते हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट, जैसे वाटर को हम यूज कर सकते हैं, हैवी वाटर को हम यूज कर सकते हैं। और मॉडरेटर का पर्पस क्या है, मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन्स को स्लो करना। जी तो स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन को स्लो करके थर्मल एनर्जी तक लेके आना है। प्रीवियसली हमने देखा कि जब हम एक न्यूट्रॉन को, स्लो न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं यूरेनियम 235 के अंदर, तो यहां पे हमारे पास 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स हमें मिलते हैं। ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स ये रिलेटिवली फास्ट होते हैं, और हम जानते हैं कि ओनली स्लो न्यूट्रॉन कैन प्रोड्यूस फिशन चेन रिएक्शन इन यूरेनियम। यूरेनियम के अंदर फिशन रिएक्शन क्रिएट करना है तो स्लो न्यूट्रॉन कर सकता है, फास्ट नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन ये वाले जो हैं ये फास्ट होते हैं, इनको स्लो करने के लिए हमारे पास किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, मॉडरेटर का। अब मॉडरेटर क्या है स्टूडेंट्स, हैवी वाटर आमतौर पर यूज किया जाता है। अब हैवी वाटर क्या है, ये हाइड्रोजन का ये जो सेकंड आइसोटोप है 1H2 ड्यूट्रियम, तो इससे बनता है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड होगा। नॉर्मल वाटर और दूसरे आइसोटोप से बनता है, इसी तरह हाइड्रोजन के क्योंकि 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। तो ड्यूट्रियम आइसोटोप से जो हमारे पास वाटर बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, हैवी वाटर। तो उस हैवी वाटर को स्टूडेंट्स यहां पे इसी टैंक के अंदर फिल किया जाता है, और ये प्रेशराइज फॉर्म में यूज किया जाता है। प्रेशराइजर यहां लगा हुआ है। प्रेशराइज फॉर्म में क्यों यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है नॉर्मली वो 100 है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, तो वो अच्छी खासी हीट एनर्जी स्टोर करता रहेगा विदाउट कन्वर्टिंग, बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टीम। वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे प्रेशराइज वाटर का इस्तेमाल करते हैं और हैवी वाटर का यूज करते हैं, और वो प्रेशराइज वाटर क्या करेगा स्टूडेंट, स्टीम में चेंज नहीं होगा बल्कि अच्छी खासी हीट एनर्जी को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे याद रखना है आपने, हमारे पास क्या क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है हमारे पास, और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, हैवी वाटर हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस जिसका स्मॉल एटॉमिक वेट है, मतलब कोई और सब्सटेंस भी आप यूज कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि स्मॉल एटॉमिक वेट होना चाहिए, ठीक है ना। आमतौर पर इसके अलावा जो है कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स को भी यूज किया जाता है मॉडरेटर में, और द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। इसका काम क्या है स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मॉडरेटर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि मॉडरेटर के तौर पर कौन कौन सी चीजों को यूज किया जा सकता है,
और जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है उसमें इनमें से कौन सा मॉडरेटर यूज होता है, तो वो हैवी वाटर है। और हैवी वाटर क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड से बनता है, यानी कि हाइड्रोजन का जो सेकंड आइसोटोप है। तो ये प्रोटियम से नहीं, ड्यूटेरियम से बनता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं, तो कार्बन, हाइड्रोकार्बन, इसमें ग्रेफाइट का ऑप्शन भी आ सकता है। एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ मॉडरेटर? द पर्पज ऑफ मॉडरेटर इज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। ये नोट कर लीजिएगा, पर्पज क्या है इसका। इसका पर्पज है टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। कितना स्लो करना है? टू थर्मल एनर्जीज। उन न्यूट्रॉन्स को इतना स्लो कर दें कि वो थर्मल एनर्जी तक जो है उनके पास एनर्जी मौजूद होनी चाहिए, जो रूम टेम्परेचर पे आमतौर पर होती है। तो वो न्यूट्रॉन स्टूडेंट सूटेबल होता है जो फर्दर आगे चल के क्या करेगा, यूरेनियम के अंदर मजीद फिशन रिएक्शन को क्रिएट करेगा। तो अगर न्यूट्रॉन फास्ट हुआ तो वो यूरेनियम के अंदर चेन रिएक्शन को कैरी नहीं कर पाएगा। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंट्रोल रॉड्स। अब हमने ये भी पढ़ा था कि क्योंकि हमने कंट्रोल चेन रिएक्शन परफॉर्म करना है, तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में तो ये तीनों न्यूट्रॉन फर्दर जो है वो फिशन क्रिएट करते हैं, लेकिन कंट्रोल चेन रिएक्शन में इन तीन न्यूट्रॉन में से जस्ट वन न्यूट्रॉन फर्दर फिशन क्रिएट करेगा। अब न्यूट्रॉन की तादाद को कंट्रोल करना स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूट्रॉन्स की तादाद यहां कंट्रोल ना हुई तो स्टूडेंट्स यहां पे अच्छी खासी हीट एनर्जी रिलीज होगी और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा, जस्ट लाइक एटम बम। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर पूरे का पूरा ब्लास्ट कर जाएगा और इसका इफेक्ट सराउंडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। सो यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये कंट्रोल रॉड्स, आपको ये ब्लैक रॉड नजर आ रहे होंगे। ये कंट्रोल रॉड कैडमियम और बोरॉन से बनाए जाते हैं। कैडमियम के हो सकते हैं या बोरॉन के हो सकते हैं। इनका पर्पस क्या है? पर्पस इज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं विदाउट बीइंग अनस्टेबल। अनस्टेबल भी नहीं होंगे, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब भी करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर तीन न्यूट्रॉन हमें मिल रहे हैं तो तीन में से इन रॉड्स ने दो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना है और जस्ट वन न्यूट्रॉन को अलाउ करना है कि वो नेक्स्ट ट्यूब के अंदर एंटर हो और मजीद फिशन क्रिएट करे यूरेनियम के अंदर। जी तो स्टूडेंट्स यहां आपने याद रखना है कि फर्स्ट ट्यूब के अंदर लेट्स सपोज हम इनिशिएट करते हैं फिशन चेन रिएक्शन। तो पहले एटम के अंदर जब क्रिएट होता है फिशन चेन रिएक्शन, हमें तीन न्यूट्रॉन मिलते हैं। उन तीन न्यूट्रॉन में से दो न्यूट्रॉन कौन एब्जॉर्ब कर लेंगे? कंट्रोल रॉड। और जो बाकी एक न्यूट्रॉन है वो क्योंकि फास्ट है तो उसको स्लो डाउन कौन करेगा? मॉडरेटर। अब वो जब स्लो डाउन इतना हो चुका होगा कि उसके पास थर्मल एनर्जी होगी तो मजीद जाके वो हिट करेगा किसको? यूरेनियम 235 के नेक्स्ट न्यूक्लियाई को। तो उससे क्या होगा? मजीद एक दफा फिशन क्रिएट होगा और यूं दोबारा हमें हीट एनर्जी मिलेगी और फिर इसी तरह ये मैकेनिज्म चलता रहेगा एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। जी तो स्टूडेंट्स कंट्रोल रॉड्स क्या हैं? कैडमियम और बोरॉन के हो सकते हैं। पर्पस क्या है? न्यूट्रॉन्स को जो एक्सेसिव अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट है, जरूरत से ज्यादा जो न्यूट्रॉन्स है उन्हें आपने क्या करवाना है? रोकना है, एब्जॉर्ब करना है, इन रॉड्स का काम है। और स्टूडेंट्स इन केस ऑफ इमरजेंसी इन रॉड्स को मुकम्मल इंसर्ट करके न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टॉप किया जा सकता है। जी जब भी आपको लगता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करना है मेंटेनेंस पर्पस के लिए या कोई थ्रेट है, तो हम क्या करते हैं? इन न्यूक्लियर रॉड्स का, इन कंट्रोल रॉड्स का यूज करते हैं। ये कंट्रोल रॉड क्या करते हैं? तमाम अगर तीनों न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे तो रिएक्शन फौरन स्टॉप हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स अब आप इसी डायग्राम के ऊपर, ये मुकम्मल पार्ट कोर का ही है, इसके अंदर दोबारा देखें। ये हैवी वाटर है, ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है। इसके साथ ये जो रेड ट्यूब्स हैं ये हमारे पास सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं। इनके अंदर यूरेनियम फ्यूल जो है वो भरा जाता है, डाला जाता है। ये जो ब्लैक रॉड आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कंट्रोल रॉड्स हैं। अब ये जो हैवी वाटर है या ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है, इसका काम ये एज मॉडरेटर काम करता है, न्यूट्रॉन्स को स्लो करके दोबारा क्या करता है? थर्मल एनर्जी तक लेके आता है ताकि मजीद फिशन क्रिएट हो सके। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये वाटर मैंने आपको बताया कि प्रेशराइज्ड वाटर है, इस वजह से इसको प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर कहा जाता है, PWR रिएक्टर। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर हमने क्यों यहाँ पे सेट किया तो उसको भी हम आगे लेटर ऑन समझने जा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे वाटर का प्रेशर अगर हाई रखेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, ये बात आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे हम एक पंप के थ्रू ये जो हैवी वाटर है, ये जो मॉडरेटर के तौर पर यूज हो रहा है, ये इन ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करता हुआ स्टूडेंट्स यहां पे पहुंचेगा।
अब ये जो टैंक आपके सामने है, ये हमारा पोर्शन है हीट एक्सचेंजर। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हैवी वाटर जो हीट एनर्जी कैरी कर रहा है इस न्यूक्लियर रिएक्शन के रिजल्ट में, वो हीट एनर्जी लेके जाएगा और यहां पे नॉर्मल वाटर के साथ जाके एक्सचेंज करेगा। अब नॉर्मल वाटर कहां से आएगा स्टूडेंट्स, कराची में जो न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है उसमें सी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में, और दूसरा हमारे पास चश्मा जहलम के अंदर है, इसके अंदर मियांवाली के अंदर। स्टूडेंट्स वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है वो इंडस रिवर का वाटर इस्तेमाल किया जाता है। वो वाटर फ्रेश वाटर यहां पे ऐड करेंगे, वो वाटर यहां पे इस पार्ट के अंदर मौजूद होगा। ये जो टैंक नजर आ रहा है आपको, इस टैंक के अंदर यहां से ट्यूब्स देखें तो स्पाइरल वे से घूमती हुई वापस आ रही है। अब ये जो हैवी वाटर है ये रहेगा इन ट्यूब्स के अंदर, लेकिन अपनी हीट एक्सचेंज करेगा उस वाटर के साथ जो इस सिलेंडर के अंदर मौजूद है। यहां पे एक दूसरा वाटर मौजूद है, नॉर्मल वाटर, उसके साथ हीट एक्सचेंज कौन करेगा स्टूडेंट्स, ये हैवी वाटर जो प्रेशराइज्ड फॉर्म में हमने फिल किया था किसके अंदर, कोर के अंदर। तो ये वाटर यहां से फ्लो करता हुआ इन स्पाइरल ट्यूब्स में से होता हुआ जब यहां से वापस निकलेगा तो वो अपनी हीट एनर्जी दूसरे वाटर के साथ एक्सचेंज कर चुका होगा जी। तो स्टूडेंट्स यहां न्यूक्लियर रिएक्शन के रिजल्ट में इतनी ज्यादा हीट एनर्जी क्रिएट होती है कि इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ये 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच चुका है और अभी तक ये स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने प्रेशराइज वाटर का इस्तेमाल किया। और ये वाटर जब यहां पहुंचेगा इन स्पाइरल ट्यूब्स में तो वो इस वाटर के साथ अपनी हीट को एक्सचेंज करेगा और इस वाटर का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस, तो डेफिनेटली वो स्टीम में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो आप कह सकते हैं कि स्टीम का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस। और वो स्टीम फौरन ही इस ट्यूब में से बाहर की तरफ आगे की तरफ जाएगी। आगे स्टूडेंट्स यहां पे हमने टरबाइन लगा रखी है। अब आप स्टोरी समझ गए होंगे कि टरबाइन को चलाने के लिए हमें स्टीम की जरूरत होती है। तो यहां पे जो नॉर्मल वाटर की स्टीम बनी उस स्टीम का टेम्परेचर 300 है और वो स्टीम क्या करेगी, टरबाइन को चलाएगी, टरबाइन आगे जनरेटर को चलाएगा, जनरेटर प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आगे हम ट्रांसमिशन पर्पज में यूज करेंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स यहां से मजीद फ्रेश वाटर ऐड होता रहेगा और ये जो हैवी वाटर था हीट एक्सचेंज करने के बाद यहां से इन ट्यूब्स में से बाहर आएगा क्योंकि ये पंप लगा हुआ है। ये पंप जैसे ही ऑन होगा तो ये वाटर दोबारा से प्रेशर के साथ उसी सेम कोर के अंदर वापस आ जाएगा। अब उस कोर में ये वाटर दोबारा वापस आ चुका है अपनी हीट एनर्जी एक्सचेंज करके। तो यहां फिर से न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी हो रहा है, वो रिएक्शन फिर से हीट एनर्जी देगा, दोबारा इसका टेम्परेचर 500 होगा, दोबारा ये प्रोसेस चल पड़ेगा और यूं ये स्टूडेंट्स एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह काम करेगा। तो ये इसकी थी कंप्लीट वर्किंग। अब हीट एक्सचेंजर में हम याद रखेंगे कि हीट एक्सचेंज की जाती है, कौन किसके साथ हीट एक्सचेंज कर रहा है। तो ये जो हैवी वाटर है प्रेशराइज वाटर, ये अपनी हीट एक्सचेंज कर रहा है किसके साथ, नॉर्मल वाटर के साथ, हीट एक्सचेंजर ब्लॉक के अंदर यहां जाके। तो यहां पे जो हमारे पास टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, इससे हीट एक्सचेंज होती है और जो स्टीम का टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो कितना होता है, ये स्टीम का टेम्परेचर है वो होता है 300 डिग्री सेल्सियस। एक दफा इसमें से एमसीक्यू आया कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना होगा। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आप देखें किस तरह पूछा गया कि कोर और हीट एक्सचेंजर में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसका 500 है उसका 300 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, 200 डिग्री सेल्सियस। एमसीक्यू इस तरह से भी आता है कि कोर के अंदर हैवी वाटर का या प्रेशराइज वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, 500। इसी तरह स्टीम जो बाहर आती है उसका टेम्परेचर क्या होता है, 300। और टेम्परेचर डिफरेंस पूछे तो स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है हमारे पास 200 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स ये थी इसकी कंप्लीट वर्किंग जिसमें हमने समझा कोर का पार्ट, इसका फंक्शन, मॉडरेटर का फंक्शन समझा हमने, कंट्रोल रॉड्स का फंक्शन समझा हमने, हीट एक्सचेंजर जिसमें जाके एट द एंड हीट एक्सचेंज होगी और हमें स्टीम मिलेगी, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक पे देख रहे हैं तो वहां पे पॉइंट नंबर 5 भी लिखा हुआ है। उस पॉइंट नंबर 5 के अंदर क्या चीज बताई हुई है, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर बताया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर टोटल जो है कराची के अंदर 3 न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं और हमारे पास जो चश्मा का पावर प्लांट है मियांवाली के पास, वहां पे हमारे पास टोटल जो है वो 4 न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इनकी जो कैपेसिटी है उस पर हम बात करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसे रेज कर दूं और नेक्स्ट हम मूव करें जी। तो स्टूडेंट्स
पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है कि 3 रिएक्टर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास हैं एट कराची, और कराची में कैनब के नाम से मे भी आपने सुना हो या जानते हो, इसे आप सर्च कर सकते हैं। कराची न्यूक्लियर हमारे पास जो है वो रिएक्टर है, तो कैनब के नाम से है। 3 रिएक्टर वहां पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास 4 रिएक्टर हैं जो स्टूडेंट्स कहां पे काम कर रहे हैं, मियां वाले चश्मा, नाम सुना होगा इसका भी आपने। और इनकी जो टोटल कैपेसिटी है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, वो 3000 मेगावाट, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और ये स्टूडेंट्स एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जाता है। इसके साथ स्टूडेंट्स हम देखेंगे डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। ये जो एट द एंड न्यूक्लियर वेस्ट बच जाएगा, उसको किस तरह डिस्पोज करना है हमें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दफा फ्यूल अगर भर दिया जाए इन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स के अंदर, तो वो कई मंथ तक चलता रहता है, और एट द एंड आपको इसके अंदर फ्रेश फ्यूल फिल करना होता है कुछ मंथ के बाद। जब इसके अंदर से हम मैक्सिमम एनर्जी ले लेते हैं, तो उसके बाद इसका जो वेस्ट मटेरियल है, अब उसका क्या करना है स्टूडेंट्स, उसे आप ओपन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है और इसकी जो है हजारों साल तक रेडिएशन खत्म नहीं होती, चलती रहती हैं, और वो अफेक्ट करेंगी हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी लाइफ को अफेक्ट करेंगी, एनिमल लाइफ को अफेक्ट करेंगी, तो हम इसे ओपन नहीं छोड़ सकते। इसी तरह हम इसे समंदर के अंदर, पानी के अंदर नहीं फेंक सकते। अब उसकी क्या रीजन है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली वो एक्वाटिक लाइफ को जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा, उसे अफेक्ट करेगा, तो उस सूरत में भी हमारे लिए डेंजरस है, उस पानी का इस्तेमाल हम भी करते हैं। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अब इसका प्रॉपर जो डिस्पोजल मेथड बताया गया वो है अंडर ओल्ड साल्ट माइंस। पाकिस्तान में खेवड़ा में है साल्ट माइंस, तो जहां से नमक निकाल लिया गया, काफी मीटर नीचे होंगे डेप्थ में, ग्राउंड के अंदर काफी नीचे जाके ये जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होगा, न्यूक्लियर वेस्ट होगा, उसे जाके स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा, डंप किया जाएगा, ताकि उसमें से जो रेडिएशंस हैं वो वहीं एब्जॉर्ब हो जाए और बाहर हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना करें, ना ही किसी लाइफ को अफेक्ट करें। तो ये इसका प्रॉपर मेथड है न्यूक्लियर वेस्ट को स्टूडेंट्स क्या करने का, इसको डिस्पोज करने का एक प्रॉपर मेथड है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी वर्किंग और कंप्लीट मैकेनिज्म था न्यूक्लियर रिएक्टर का। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हुआ है, लेकिन होपफुली इसमें आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जरूर आंसर करूंगा।